हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो नीट यूजी के लिए जो बायोलॉजी का रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो टुडे जैसे बच्चों आज मैंने क्वेश्चन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, आप लोगों ने किया, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर्स भी भेजा है। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके। सो बच्चों लेट अस स्टार्ट। ओके, तो क्लास 12th एनसीईआरटी का जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, देखो बेटा, तो एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हर एक यूनिट के पहले साइंटिस्ट का नाम दिया रहता है। ठीक है, तो यू नेवर इग्नोर दैट, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था रामचंद्रन प्लॉट इट वाज यूज्ड फॉर। तो बच्चे आके बोले कि सर वो तो एनसीईआरटी में है नहीं, है ना, लेकिन वो एनसीईआरटी में था। जो सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है, सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है, उसके स्टार्टिंग में जीएन रामचंद्रन साइंटिस्ट का नाम वहां पर दिया था। ठीक है, तो रामचंद्रन प्लॉट वाज यूज्ड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडिंग। ठीक है बेटा, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडी के लिए वो यूज किया जाता है। ओके, ये मैं स्टॉप वॉच लगा रहा था इधर कि कितना ड्यूरेशन हो रहा है। तो जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी यूनिट स्टार्ट होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में भी स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट बोयर। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, ई कोलाई बैक्टीरिया है एस्चेरिशिया कोलाई, तो वहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने निकाला था। तो इस साइंटिस्ट का नाम चैप्टर के अंदर एक बार और आएगा, और ई कोलाई में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो भी और एक बार हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा रैपिडली हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, समझा है। ओके बेटा, ओके। तो चैप्टर स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है बायोटेक का, तो इसमें देखेंगे इट डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम द लाइव ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस डेफिनेशन को बहुत सारे माइक्रोब्स सेटिस्फाई करते हैं, इवन प्रोडक्शन ऑफ कॉड ब्रेड वाइन ये सब सेटिस्फाई करता है, तो ये डेफिनेशन उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इसलिए EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने डेफिनेशन दिया था, वो आपको जानना है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, EFB का फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी। ओके, स्टेराइल एनवायरनमेंट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग DNA RNA का यूज करना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत जो नया DNA बनता है उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट DNA या फिर काइमेरिक DNA। तो सिंगल क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय काइमेरिक DNA, तो इसका मीनिंग है रिकम्बिनेंट DNA। ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, और स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री। ओके, स्टेराइल का दो मीनिंग है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें आप लोग पढ़ेंगे स्टेरिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी। ठीक है, प्लांट्स को स्टेराइल कर देना यानी प्लांट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और दूसरा स्टेरिलिटी का मतलब होता है माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, उसका मतलब है जहां पर माइक्रोब्स का कंटामिनेशन ना होना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा स्टेरिलाइजेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे सर्जरी के पहले हर एक इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज किया जाता है, नहीं तो फिर बेटा इन्फेक्शन हो जाएगा ना अंदर। ठीक है, वो जब मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो माइक्रो में पढ़ेंगे। ओके, सो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का और एक क्या काम है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना, वैक्सीन प्रोडक्शन करना और एंजाइम प्रोडक्शन करना। तो ये हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ट्रू, विच स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो वैक्सीन रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं रिकम्बिनेंट वैक्सीन, और रिकम्बिनेंट वैक्सीन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है। ओके, नाउ तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये ऊपर वाला कंटेंट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक टारगेट जीन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए वेक्टर। क्या चाहिए बेटा, वेक्टर। तो एक टारगेट ऑर्गेनिज्म है, एक टारगेट जीन है, तो टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर टारगेट जीन डालने के लिए हमें वो टारगेट जीन को लेके जाने के लिए चाहिए वेक्टर। ओके, तो वेक्टर का मीनिंग क्या है, जो टारगेट जीन को टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर तक लेके जाएगा। ठीक है, अब जब ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टारगेट जीन आ जाएगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट या फिर रिकम्बिनेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट या रिकम्बिनेंट। ओके, तो वेक्टर एनसीईआरटी में दो जगह आएगा, एक तो जेनेटिक्स में और दूसरा कहाँ आता है,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो कुछ वेक्टर्स आपको याद रखने हैं जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन को ह्यूमन के अंदर कैरी करके लेके जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसको लिख लो, अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है। नंबर 1 प्लाज्मोडियम, इसका वेक्टर कौन सा है? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। और प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया, पढ़ेंगे ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। सेकंड है यूकेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये कॉज करता है फाइलेरिया। तो फाइलरवाल वर्म के लिए वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो। ओके, एनोफिलिस मस्क्यूटो हो गया, क्यूलेक्स मस्क्यूटो हो गया। नेक्स्ट आता है चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया के लिए एडिस इजिप्टी मस्क्यूटो, एडिस मस्क्यूटो। ओके, उसके बाद आता है बेटा आप लोग और दो लिख सकते हैं, लीशमनिया जो कि काला अजर डिजीज कॉज करता है। तो लीशमनिया के लिए होता है सेंड फ्लाई, ठीक है, लीशमनिया के लिए होता है सेंड फ्लाई। और नेक्स्ट और एक है ट्रिपानोसोमा, ट्रिपानोसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। लीशमनिया कॉजेस काला अजर, ट्रिपानोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। और ट्रिपानोसोमा, ट्रिपानोसोमा यानी सोजा, सोजा तो से फ्लाई, ठीक है, हर जगह से आएगा। ओके, ठीक है। और एक आप चाहो तो जान सकते हैं जो टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई। ओके ओके, तो वो वाला वेक्टर हो गया अपना। आप अपने जेनेटिक्स में आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। तो याद रखेंगे प्लाज्मिड एक वेक्टर है और बैक्टीरियोफेज ये भी एक वेक्टर है। बैक्टीरियोफेज, फेज यानी खाने वाला, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को खाने वाला। तो बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। याद याद करो बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस का दो डायग्राम दिया गया है, एक टोबैको मोजाइक वायरस और दूसरा बैक्टीरियोफेज। तो डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है, कैप्सिड, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो वो डायग्राम याद रखना है। ओके, सो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड तो कोई भी बैक्टीरिया के अंदर, मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर एक तो अपना जेनेटिक मटेरियल होगा और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एंड इसका क्या खासियत है? इट इज ऑटो रेप्लिकेटिंग। जो बैक्टीरिया के अंदर अपना क्रोमोसोमल डीएनए होगा उसको रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके लिए सारे एंजाइम्स चाहिए। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अपने आप रेप्लिकेट हो सकता है, सो इट इज ऑटो रेप्लिकेटिंग। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फर्स्ट टाइम देखो द प्लाज्मिड, ये हमने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिया है स्टानले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन 1972 दे आइसोलेटेड ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो याद रखेंगे by isolating the antibiotic resistance gene by cutting paste DNA from plasmid, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, वो याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लाज्मिड याद रखना है एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये काटेगा मॉलिक्यूल्स को, तो दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। ओके, ये भी क्वेश्चन है अपने पास, डिस्कस करेंगे नाउ। तो एक वेक्टर, अभी हम लोग टारगेट ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं, मेरे पास वेक्टर है और एक टारगेट जीन है। तो एक टारगेट जीन पूरा लंबा सा है, उसमें से मुझे एक जीन को इन डालना है वेक्टर के अंदर। तो यहाँ से वो कटिंग होना है और वेक्टर से भी वो पार्ट कट होना है। तो दोनों पार्ट को कट करने के लिए सिमिलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर। कट होने के बाद जो टारगेट जीन वेक्टर में अटैच होने के लिए चाहिए लाइगेज। अब ऑलवेज रिमेंबर लाइगेज यानी ग्लू, गम, जो 5 रुपए 10 रुपए वाला फेविकोल आता है ना, तो लाइगेज वही काम करता है, जोड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट, अब ये डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एस्चेरिशिया कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ये जब आप एमबीबीएस करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे ई कोलाई पता नहीं क्या क्या डिजीज करता है। मोस्ट कॉमन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो मेडिकल में पढ़ेंगे, जो कहते हैं ना यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो मोस्ट कॉमन इज ई कोलाई कॉज करता है। ओके, तो ई कोलाई का जेनेटिक स्टडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ई कोलाई के अंदर डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है। ओके, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारा क्या क्या प्रोसेस होगा? फर्स्ट इज आपका जो टारगेट जीन है, डिजायरेबल जीन है, उसको आइसोलेट करेंगे, फिर इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू ए वेक्टर। ओके, और वहाँ जाने के बाद वो रेप्लिकेट करेगा तो उसको मेंटेन करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
याद रखेंगे इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पड़ा। तो फर्स्ट टाइम एस्केरिशिया कोलाई में देखा गया कि एस्केरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर जब बैक्टीरियोफाज जा रहा है तो बैक्टीरियोफाज जाने के बाद एस्केरिशिया कोलाई मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देखा गया कि एस्केरिशिया कोलाई में दो चीजें थी। पहला, इसके अंदर था एक वन ऑफ तो दो फैक्टर थे जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो रिमेंबर, टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। वन ऑफ दीज क्या करता था? एक एंजाइम था which added methyl groups to DNA while the other cut the DNA। ठीक है, तो याद रखेंगे तो एक था जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए को, और दूसरा जो डीएनए को कट करता था, और जो कट करता था उसको बोल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिमेंबर बेटा, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज HindII। नाउ विल स्टडी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है EcoR1 का। ठीक है, EcoRI बोलते हैं, कई बार EcoR1 बोलते हैं, इसको एक्चुअली EcoR1 बोलना चाहिए बिकॉज आई यहाँ पर रोमन लेटर 1 को शो करता है। तो ई को, इसका मतलब है एस्टेरिसिया कोलाई, तो ई फॉर जीनस, को फॉर स्पीसीज, एस्टेरिसिया कोलाई। एंड आर इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, उसका स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का, तो यहाँ पर RY इसका स्ट्रेन है। ठीक है, और जो लास्ट में 1 लिखा है, आई लिखा है, ये इंडिकेट करता है कि एंजाइम किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया। तो पहले जो आइसोलेट किया गया था नंबर 1, फिर नंबर 2, ऐसे ऐसे वो बढ़ते जाता है। ठीक, तो ऐसा कुछ है, वो उतना ज़्यादा नहीं जानना, बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा किस लिए स्टैंड करता है। ओके, द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस वाज HindII। तो यहाँ पर याद रखेंगे HIN, दिस फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा? नो, नेवर। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, but Haemophilus influenzae does not cause influenza, it causes, yes, meningitis। ओके, वहां पर पढ़ेंगे। न्यूमोनिया ऑल्सो, न्यूमोनिया, तो एनसीईआरटी में न्यूमोनिया लिखा है, न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। डोंट वरी बेटा, ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे अभी, जस्ट क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो हम लोग पूरा जितना हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, डीएनए काटने वाला एंजाइम होता है, दो तरह का होता है, वन इज एक्सोन्यूक्लियस एंड अदर वन इज एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस यानी डीएनए के टर्मिनल पार्ट में काटेगा। ठीक है, ये मेरे पास डीएनए है, इसका टर्मिनल पार्ट में काटेगा, और अगर उसका अंदर से काटता है तो इसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EcoR1 cuts the DNA between G and A of the GAATTC। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस पार्ट में जाकर के काटेगा, वो पूरा डीएनए में वो ढूंढते जाएगा। ये मेरे पास पूरा लंबा एक डीएनए चेन है, देखो यहाँ पर वो ढूंढते जाएगा, बीच में एक ऐसा पार्ट मिलेगा जहां पर लेफ्ट के राइट पढ़ो जैसा है, उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड के लेफ्ट से राइट पढ़ो वैसा सीक्वेंस मिलेगा। उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एनसीईआरटी में ये मैं डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा, एनसीईआरटी आप पढ़ लेना। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो यहाँ पर देख सकते हैं GAATTC, इट्स ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कैसे बेटा? एग्जांपल दिया है, चाहे 5' to 3' GAATTC, और इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखेंगे तो इसका 5' to 3' ये भी GAATTC, तो बिटवीन 2A जाकर के कट करेगा। ठीक है, तो रिमेंबर, EcoR1 कट्स बिटवीन, सॉरी नॉट बिटवीन 2A, it cuts between G and A। ओके, G and A याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, और इससे जो एंड प्रोड्यूस होगा, जो टर्मिनल पार्ट प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। ठीक है, ओके, नाउ तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है, ये एक फॉरेन डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए, ये मेरे पास वेक्टर है। ऑफ ये डिजायरेबल डीएनए को ये फ्रैगमेंट में कौन काट रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूंगा, यहाँ पर ए लिख दूंगा तो क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पर बी लेबल करूंगा तो वो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो दो जगह सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट किया, और यहाँ से जो प्रोड्यूस हुआ दोनों को ज्वाइन करेंगे बाय लाइगेस, और यहाँ से जो ई कोलाई के अंदर ही प्लाज्मिड घुसेगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
ओके नाउ अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अंदर डीएनए गया कि नहीं गया, तो ये सब स्टडी करने के लिए हमारे पास एक हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो बेटा ये प्रोसेस है, यहाँ पर ये जेल भरा हुआ है, ठीक है, और कौन सा जेल है? एगारोज जेल। रिमेंबर दे विल आस्क क्वेश्चन, एगारोज जेल। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक जगह ये पॉजिटिव चार्ज, एक जगह नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं बेटा एनोड। तो जब डीएनए को यहाँ पर वेल्स में रखेंगे तो डीएनए इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एसिड है। और डीएनए के अंदर क्योंकि फॉस्फोडाइस्टरेज है, सॉरी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं, तो ये सब नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज होने के कारण इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंस द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड by forcing them to move towards the anode under a electric field, इसीलिए प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जेल होगा एगारोस जेल, उसके अंदर पोर्स होंगे, तो पोर के साइज के हिसाब से जो छोटा पार्ट डीएनए है वो ज्यादा ज्यादा अंदर अंदर जाता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट वो पास रह जाएंगे, लेकिन जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट है वो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ओके नाउ, अब ये तो प्रोसेस हो गया, अब इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? देखो बेटा जब आप मेडिकल में आएंगे तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में ये सब आप पूरा देखेंगे, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे क्या हो रहा है, तो दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ तो हमें थ्योरी के लिए एग्जाम के लिए पढ़ना है। अब देखो डीएनए सेपरेट हो गया, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा हमें नेकेड आई में, तो इसको देखने के लिए दो चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको स्टेन करना पड़ेगा, एंड द स्टेन नेम इज इथिडियम ब्रोमाइड, रिमेंबर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एंड सेकेंड है, सिर्फ स्टेनिंग से नहीं दिखाई देगा, स्टेन करने के बाद इसको यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे तो वहां पर एक ऑरेंज कलर आएगा, तब पता चलेगा कि इसमें अच्छा यार इसमें डीएनए आ गया है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, देखने के बाद उसको कट करेंगे और बाहर निकालेंगे, दैट स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। तो सिंपल डेफिनेशन आता है, व्हाट इज इल्यूशन? द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉट आउट फ्रॉम द एगारो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। नाउ विल स्टडी अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या क्लोनिंग वेक्टर हैं? एक तो है बैक्टीरियोफेज और दूसरा प्लाज्मिड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, बैक्टीरियोफेज क्योंकि एक वायरस है बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकता है, तो बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल। तो एक सेल में बैक्टीरियोफेज बहुत नंबर्स में होते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में प्लाज्मिड आर लेस नंबर। ये टॉपिक पढ़ लेना एनसीईआरटी से। आप आगे बढ़ेंगे, जो क्लोनिंग वेक्टर है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहला, जब वहां पर डिजायरेबल डीएनए लगेगा तो वहां से वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट होना चाहिए, और रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए देयर शुड बी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वन पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। अब वहां पर वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। जो ट्रांसफॉर्म हमें क्या चाहिए, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वही चाहिए, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उसको थ्रो करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है इसको देखने के लिए वी रिक्वायर सम सिलेक्टेबल मार्कर्स। ओके, तो क्या क्या सिलेक्टेबल मार्कर हैं? मोस्टली दोज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ज्यादा, देखो बेटा जितना मैं समझा नहीं रहा हूँ ये रिवीजन पार्ट है, तो जस्ट आई एम टेलिंग क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या किस चीजों पर स्ट्रेस देना है। ओके, तो सी ये जो डायग्राम है पीबीआर 322, ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड है, तो ये आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, लेफ्ट साइड में एम्पिसिलिन और राइट साइड में, तो दाहिने तरफ टेट्रासाइक्लिन, ऐसे याद रखेंगे, दाहिने तरफ टेट्रासाइक्लिन और लेफ्ट में एम्पिसिलिन, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन तो लेटर में क्या आता है? पी आता है, तो एम्पीसिलिन में दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, एक तो PBU1 और PST1, तो याद रखेंगे एमपी है तो PBU1 एंड PST1। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में नहीं आएगा, तो टेट्रासाइक्लिन को क्या बोलेंगे? भागसाले। क्या बोलेंगे? भागसाले। तो टेट्रासाइक्लिन में क्या है? वक यानी बाम H1 एंड साले यानी सालवान। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, बच्चे ये फाइंड नहीं कर पाते हैं एनसीईआरटी में कहाँ है। देखो बेटा ये डायग्राम के नीचे लिखा है
आरओपी का फुल फॉर्म तो याद रखेंगे, आरओपी यानी रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, नाउ क्लोनिंग साइट्स, ये आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, जो कंसेप्ट है वो मैं समझा दे रहा हूं। ओके, अब उस ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कंसेप्ट अभी हम लोग समझेंगे। ओके, नाउ सी बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया है, उसको एंटीबायोटिक में डाल देंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा। लेकिन उसके पास अगर उसी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन होगा तो वो सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा, नहीं मर सकता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक यहां पर मैंने एंटीबायोटिक रखा एम्पिसिलिन और उसमें एक बैक्टीरिया डाला, तो ये बैक्टीरिया के पास अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है तो ये ग्रो करेगा, अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो वहां पर वो मर जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये वेक्टर के पास, लेकिन अगर यहां पर मैं एक, देखो ये जैसे एम्पिसिलिन का बताया वैसे टेट्रासाइक्लिन का भी हो सकता है, अभी टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं। तो ये बैक्टीरिया मीडियम में अगर डालूंगा तो मर जाएगा, लेकिन इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा तब ये ग्रो करेगा। लेकिन इसके पास पहले से है, आप देख सकते हैं प्लाज्मिड वेक्टर में पहले से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन ये BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके, एंडोन्यूक्लियस यूज करके इसको कट कर दिया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हट गया। तो अब क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो वो मर जाएगा। यानी अगर वो मर गया यानी कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसको सही से समझते हैं, मेरे पास एक फोटो है बेटा, देखो। तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, ये टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो मैं बात करता हूं, अगर टेट्रासाइक्लिन जिन के अंदर बाम्स एच जो हमने पढ़ा था ना, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिन को हटा दिया गया, यानी अब उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है, लेकिन एम्पिसिलिन का तो है, तो इसीलिए एम्पिसिलिन में अगर रखेंगे तो ट्रांसफरमेंट भी ग्रो करेगा, और नॉन ट्रांसफरमेंट तो ग्रो करेगा ही करेगा क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है। लेकिन जब टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे नॉन ट्रांसफरमेंट तो ग्रो कर जाएगा क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि इट हैज लॉस्ट द रेजिस्टेंस चेन। ओके, तो ये आप दोबारा से इसको देख लेंगे। ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास उतना ज़्यादा, तो इसीलिए इसको शॉर्टली हम लोग खत्म कर रहे हैं। ओके, लेकिन दिस प्रोसेस इज वेरी कम्बरसम बेटा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें एक बार प्लेट बनाओ, ये एक बार प्लेट बनाओ, इसमें एंटीबायोटिक डालो, इसमें एंटीबायोटिक डालो, ट्रांसफरमेंट नॉन ट्रांसफरमेंट, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। इसको इजी कैसे करते हैं, इजी करने के लिए एक और प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो जब इसको एक सबस्ट्रेट में डालेंगे तो इट विल प्रोड्यूस ए कलर, ब्लू कलर। तो ज़्यादा नहीं समझना है, बस एग्जाम के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर है तो बी से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बी से ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। ओके, लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा, इसमें रिकॉम्बिनेंट जीन का इंसर्शन हुआ तो इट विल इनएक्टिवेट द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो याद रखेंगे, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है बी से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बी से ब्लू कलर, लेकिन जहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया है वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इसको बेटा और एक चीज में कोरिलेट करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम और कहीं पढ़ा है, याद करो। यस, डू यू रिमेंबर दैट? ओके, याद करेंगे, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन टॉपिक, जेड वाई ए, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई ए परमीएस ट्रांसएसिटाइलेज था ना, तो हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। मैंने जस्ट उसको एक बार आपको रिवाइज करा दिया, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अब यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक वेक्टर में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, उस सेम वाला। अब देखो पीएसटी यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो एक ही पीएसटी है। अगर बहुत सारा पीएसटी होता और पीएसटी वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते तो बहुत सारे फ्रैगमेंट में कट हो जाता, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट,
तो ये हमने पढ़ लिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट वेक्टर फॉर जीन। ठीक है, तो जो डिजायरेबल जीन है वो किस वेक्टर के थ्रू टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो क्या क्या वेक्टर हो सकता है, जस्ट यू रिमेंबर। ठीक है, प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, और इसका जो डीएनए है उसको बोलते हैं टी डीएनए या फिर टी आई डीएनए। ओके, टी डीएनए या फिर टी आई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग, देखो यहाँ पर लिखा है टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट के लिए। लेकिन एनिमल्स के लिए क्या है, रेट्रोवायरस, याद करो रेट्रोवायरस जो एड्स है, एड्स कॉज करने वाला एचआईवी वायरस, दैट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, क्यों इसको रेट्रोवायरस कहते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, जब ये वेक्टर में से हमने, ये वेक्टर के अंदर हमने डिजायरेबल जीन डाला और उसको, वो चाहे प्लांट वाला हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन प्लांट में या फिर रेट्रोवायरस एनिमल में, तो क्या ये डिजीज नहीं प्रोड्यूस करेगा। अरे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन तो कैंसर कराता था प्लांट के अंदर, रेट्रोवायरस तो ह्यूमन के अंदर डिजीज कराता था। तो क्या करेंगे इसमें, जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को इनएक्टिवेट कर देंगे, उसको डिसआर्म कर देंगे, इसीलिए दिस पैथोजन विल बी नाउ कॉल्ड एज डिसआर्म्ड पैथोजन। बेटा क्या बोलेंगे, डिसआर्म्ड पैथोजन। ओके, आगे आएगा वो, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओके, अब कॉम्बिनेशन होने के बाद, ओके सी, ये तो वेक्टर यहाँ पर लिखा है। अब जो है टारगेट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर डालना है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक। लेकिन जो डीएनए है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, तो ये तो एंटर नहीं करेगा। याद करो सेल मेम्ब्रेन 1972 सिंगर निकलसन मॉडल, लिपिड बाइलेयर, ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अरे ऐसा नो, वो पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक है, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, तो इसके अंदर एंटर नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकता, तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हमें क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को रप्चर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे रप्चर करेंगे, बाय गिविंग डाइवेलेंट सॉल्ट, और डाइवेलेंट यानी वैलेंसी दो, एग्जांपल कैल्शियम है, जिंक है। ठीक है, तो ये जो कॉज करेगा सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल में पोर बनाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपोरेशन, एम्स में आया हुआ था वो। ठीक है, अब उसमें पोर बनाएंगे और उसको फिर पहले लो टेम्परेचर में रखेंगे आइस में, फिर हाई टेम्परेचर में रखेंगे, फिर लो टेम्परेचर में रखेंगे, तो उससे वीक हो जाएगा और उसके अंदर वो एंट्री करेगा। ठीक है, क्या है, जब पहले लो टेम्परेचर में रखा तो थोड़ा बर्फ टाइप हो गया, हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो वो पूरा पोर खुल जाएगा, उसके अंदर एंट्री किया, फिर लो टेम्परेचर में रखेंगे तो फिर वो क्लोज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक प्रोसेस है, और प्रोसेस है ह्यूमन के अंदर, एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन, और प्लांट्स के अंदर हाई वेलोसिटी में गोल्ड या टंगस्टन कोटेड डीएनए प्लांट के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। ओके बेटा, ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलिस्टिक, तो याद रखेंगे वेरी हाई स्पीड प्लांट ही झेल सकता है, हम नहीं झेल सकते, तो गोली जैसा आएगा तो सेल मर जाएगा ना। तो ये माइक्रो इंजेक्शन प्लांट के लिए है, लेकिन बायोलिस्टिक हाई वेलोसिटी ये एनिमल, सॉरी उल्टा बोले, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए है, लेकिन बायोलिस्टिक हाई वेलोसिटी वाला जो है ये प्लांट के लिए है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ और थोड़ा सा बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट, तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर से अच्छा जो डिजायरेबल डीएनए है वो निकालना, वो भी तो किसी सेल से निकलेगा, तो सबसे पहले वो सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोजाइम, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सेलुलेज, अगर फंगस है तो फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन सेल वॉल, ओके, तो काइटिनेज। ठीक है, ओके, आरएनए इज रिमूव्ड बाय आरएनएज, प्रोटीन है तो प्रोटीएज, ये एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। बाकी हमने पढ़ लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, agarose जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वी हैव स्टडीड दिस। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो ये भी आपने समझा है, जस्ट वी आर रिवाइजिंग।
तो ये डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन, 3 स्टेप होता है, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में देखो बेटा, डीनेचुरेशन 2 जगह आता है, एक तो केमिस्ट्री में याद रखो, बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना, प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग को बॉयल करते हैं तो हार्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन। तो रिमेंबर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में all structures are destroyed but primary structure of protein remain intact। ये डोंट वरी बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जस्ट यू सी। लेकिन यहाँ पर डीनेचुरेशन का मीनिंग है दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना। ओके, सेपरेट हो गया, उसके बाद अनिलिंग। अनिलिंग यानी प्राइमर ऐड करना, ठीक है। प्राइमरीज क्या है? प्राइमरीज है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा, और एक आपको याद रखने का ट्रिक बता दूं कि प्राइमर किस जगह ऐड होगा, 3 डेज में या 5 डेज में। तो जब नया स्ट्रैंड बनता है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, नया स्ट्रैंड जो बनेगा सबसे पहले उसका 5 डेज बनेगा, उसके बाद 3 डेज बनेगा। कैसे याद रखेंगे? आप लोग याद करो, जब बच्चा जन्म होता है सबसे पहले उसका क्या निकलता है? सर निकलता है या पैर निकलता है? सर निकलता है, करेक्ट। तो यहाँ भी जब नया बच्चा निकल रहा है, नया स्ट्रैंड निकल रहा है, सबसे पहला उसका क्या बनेगा? सर बनेगा, सर यानी 5 डेज, उसके बाद उसका पैर बनेगा 3 डेज। अब रिमेंबर कर सकते हो। तो हमें 5 डेज बनाना है, 5 डेज से स्टार्ट करना है, 5 डेज बनाना है। तो प्राइमर को कहाँ ऐड करेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डेज में। ओके, और लास्ट स्टेप है बेटा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट होना पड़ेगा, तो उसको पॉलीमरेज चाहिए। और यहाँ पर नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर टेक पॉलीमरेज। व्हाट इज टेक? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थर्मस एक्वाटिकस। करेक्ट है? ओके बेटा, तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट वी आर रिवाइजिंग। ध्यान रखो, ऐसे में नहीं पढ़ाता हूँ, पर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें तो कंसेप्ट समझेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे। दिस इज ऑल जस्ट एनसीईआरटी रिवीजन बेटा, ताकि आप लोग क्वारंटाइन के टाइम में घर में बैठ के पढ़ सको, ठीक है, कि इंटरेस्ट आए। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो अब जो टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन का चला गया, तो जीन क्या है? डीएनए। तो वहां से फाइनली क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। चाहे वैक्सीन हो, कोई एंजाइम हो, ठीक है, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो रिमेंबर, ऑलमोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट, मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताना बेटा, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है? ठीक है, कौन बताएगा? आई विल सी, अभी कमेंट करो नीचे, आई विल चेक योर आंसर। ओके, सो जो प्रोटीन अपने होस्ट में नहीं है, दूसरे जगह होस्ट में बनेगा, अपने अंदर नहीं, दूसरे होस्ट में बनेगा। एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, अभी वी विल सी, ये प्रीवियसली आया हुआ है। नाउ अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको वो लार्ज स्केल में प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिवाइस चाहिए, और मशीन का नाम होता है बायोरिएक्टर। क्या बोलेंगे? बायोरिएक्टर। सी, ये आप लोग पढ़ लेंगे, मैं नहीं समझाऊंगा बेटा। ये 2 बायोरिएक्टर हैं। दिस फर्स्ट वन देखो, यहाँ पर एक स्टायरर है, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा बबल्स फॉर्म होगा, सरफेस एरिया बहुत है, तो इसको बोलते हैं स्पार्ज्ड स्टार टैंक बायोरिएक्टर। दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार टैंक। ठीक है, सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सब हो जाने के बाद हमें प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, तो प्रोटीन प्रोड्यूस होने के बाद क्या करेंगे? उसको प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे और फिर मार्केट में भेजेंगे। एंड दिस सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड मार्केटिंग, दैट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये क्वेश्चन आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द बायोटेक चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज़ आप थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया नहीं आया वो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उस हिसाब से आई विल ट्राई टू चेंज समथिंग। ओके, और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा नहीं लगा, वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आप है ना, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं मिलता, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा, सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन होगा ना, उसको अगर दबाने से आपको मेरा जब भी वीडियो आएगा वो आपको अपडेट होगा। ठीक है, तो यू कैन सी। सो
Okay, now let's have some questions, beta. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड 2। ये हमने पढ़ा था सीधा सीधा। अरे यस एंड नो, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड 2, यस। Okay. Now, second question, beta. Which of the following is not a feature of cloning vector? Cloning vector. Origin of replication तो होता है, selectable marker होता है, restriction sites होते हैं, लेकिन कितना सिंगल होता है। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? many restriction sites. So this is wrong. Which is not a feature पूछा है। ओके, तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं ध्यान रखिए, ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। कई बार तो मेरे बच्चों को मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता नॉट करेक्ट, तो वो सब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, ठीक है। मैं भी बेटा अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो मैं भी जब पीजी के लिए, मेरा भी कोचिंग होता है, तो मैं भी जब प्रिपेयर करता हूँ तो इन वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, है ना। ओके, आप भी नेक्स्ट ईयर जब आएंगे फिर पीजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ओके। ओके, सी थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement is correct about recombinant protein? What is recombinant protein? Any protein encoding gene ये तो सीधा सा क्वेश्चन, हेटेरोलोगस होस्ट, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हिंदी 2, ये तो मैंने बता दिया था बेटा। ओके, नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रो इंजेक्शन। बोलो, माइक्रो इंजेक्शन किस में होता है? एनिमल में या प्लांट में? प्लांट्स में बायोलिस्टिक और जीन गन। वेरी गुड बेटा, ये होगा एनिमल सेल, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? इट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ डीएनए लाइकेज हेल्प इन जॉइनिंग, क्या होगा? बोलो। यस, देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ प्लाज्मिड, थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ नंबर ऑफ बेस पेयर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय हिंड 2। ओके, ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये नया क्वेश्चन है, ये आपको रिमेंबर करना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बेटा 6 होगा। हिंड 2 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। इको आर 1 हमने देखा था, इको आर आई का देखा था एक्चुअली हमने, GAATTC 6 बेस पेयर था, ठीक है। हिंड 2 भी 6 बेस पेयर रिकॉग्नाइज करता है। ओके, echo r1 stands for, I stands for, which is correct, r stand for genus, नहीं, r stand for strain, I stand for sequence, that is correct, echo stand for strain, no, echo stand for E. coli, genus and species, the whole name stand for bacteria, no बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड ऑप्शन। नाउ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए आर जॉइंड बाय, जब जॉइनिंग की बात आएगी आंसर क्या होगा? लाइगेज, करेक्ट है। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बाय विच फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस, नहीं प्रोड्यूस नहीं होता, नया तो प्रोड्यूस नहीं होता, सेपरेशन होता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेपरेशन। ओके, नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाउअडेज व्हिच मेथड इज यूज्ड? इलेक्ट्रोड्स, एगरोजेल, सिलेक्टेबल मार्कर, एंटीबायोटिक, क्या होगा आप लोग बताओ? वेरी गुड बेटा, मैट्रिक्स में क्या होता है? एगरोस जेल। अच्छा, एगरोस टर्म से याद आया, अगर अगर बायो प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था, अगर अगर प्रोड्यूस्ड बाय जेलिडियम ग्रासिलारिया, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है, नोट कर लें। ओके, यूज ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही होगा इसका आंसर, विजुअलाइज द डीएनए। ओके, नेक्स्ट, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विथ होस्ट सेल, इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे? एनी पीस ऑफ डीएनए, बोलो बेटा, कहां पर जाके बाइंड करेगा? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये भी इसी क्वेश्चन है। ऐसा ही एक टर्म है आरओपी, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, तो और बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आपको चाहिए ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर से कलेक्ट करा हुआ है, एलन और आकाश का भी क्वेश्चंस इसके अंदर कलेक्टेड हैं, उसको मैं एक सीक्वेंस करके बनाया हूँ। ओके बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, और आपका कमेंट दीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी आपका जो मोटिवेशन है बेटा, वो आपको कभी नहीं भूलना है कि आपका मोटिवेशन है टू बिकम ए डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में आना है आपको, नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करना है, होली मेडिकल कॉलेज में करना है, इस साल का दिवाली मेडिकल कॉलेज में करना है, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए। देखो, तो नेक्स्ट ईयर आप किस क्लासरूम में होंगे? ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट का कैडावर, तो उसको डिसेक्ट आप कर रहे होंगे, हाथ में स्कैल्पेल होगा, उसको काट रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या आर्टरी है, क्या वेन है,
और व्हाट इज दिस मसल, स्टेनोक्लिडोमास्टोइड मसल, ठीक है, फेस कट करेंगे, टोंग देखेंगे, सब कुछ वहाँ पर देखेंगे। तो ये क्लासरूम में आप आएंगे और इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि एटलीस्ट आप लोग देख रहे हो। ओके, तो थैंक यू बेटा।